नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक या बिंदु रहेगा अनुसूची प्रयोग की विधि कि अनुसूची को कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसकी क्या विधि है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। टेक्निक ऑफ यूजिंग शेड्यूल। जिस प्रकार अनुसूची के निर्माण का कार्य एक तकनीकी कार्य है, क्योंकि इसके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सावधानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसका आवश्यकता अनुसार सही प्रयोग करना भी एक कठिन एवं लंबी प्रक्रिया है। इसके विधिवत प्रयोग करने पर ही अध्ययन की सफलता निर्भर है। अतः अनुसूची के प्रयोग की विधि को निम्नलिखित चरणों में स्पष्ट किया जा सकता है। अनुसूची प्रयोग की विधि। अनुसूची प्रयोग की विधि में क्या क्या स्टेप काम में लिए जाते हैं, क्या क्या सावधानियां इसमें रखी जाती हैं। तो अनुसूची के प्रयोग की विधि में पहला है उत्तरदाताओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट। अनुसूची के प्रयोग का निम्न सर्वप्रथम चरण उत्तरदाता का चुनाव है। उत्तरदाता ही अनुसूची को भरने का कार्य करते हैं। यह चुनाव जनगणना पद्धति से अथवा निर्देशन प्रणाली के आधार पर किया जा सकता है। चुने हुए व्यक्तियों के नाम, पते तथा उनके संबंध में अन्य प्राथमिक सूचनाओं को लिख लिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई सूचनादाता समय विशेष पर उपलब्ध हो पाता है अथवा नहीं। इसके लिए उत्तरदाता से संपर्क करके सभी आवश्यक बातों की जानकारी ले लेनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का चयन, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। अध्ययन का क्षेत्र यदि बहुत छोटा होता है तो स्वयं अनुसंधानकर्ता ही चुने हुए व्यक्तियों से साक्षात्कार सूचना को प्राप्त कर लेता है, किंतु यदि कार्य क्षेत्र विस्तृत है तो अधिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन कार्यकर्ताओं के चुनाव में अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता ईमानदार, परिश्रमी, सुशिक्षित, योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि लापरवाह कार्यकर्ता अनुसूचियों को स्वयं ही भर लेते हैं अथवा साक्षात्कार करके सरल उत्तरों को पूछकर शेष को स्वयं ही लिख लेते हैं। इससे अध्ययन की सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं हो पाती। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। अनुसूची को भरने के लिए अध्ययन क्षेत्र में भेजने के पूर्व कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए या तो कुछ गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं अथवा अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। इस प्रशिक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में आयोजित किया जाता है। सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं को अध्ययन विषय की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य परिचित कराया जाता है। फिर आवश्यक संख्या में अनुसूचियां उन्हें दे दी जाती हैं। फिर प्रशिक्षण देने वाला स्वयं अनुसूची को प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्नों को कार्यकर्ताओं को समझाता है, वे स्पष्टीकरण करता जाता है। इसके पश्चात कैसे अनुसूची को भरना है, इसकी विस्तृत जानकारी कार्यकर्ता को दी जाती है। यदि कोई कोड संख्या आदि की व्यवस्था है तो उसे भी स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद साक्षात्कार के दौरान आने वाली संभावित कठिनाइयों को बताकर उनको दूर करने के उपायों को स्पष्ट किया जाता है। इसके अनंतर साक्षात्कार से किस प्रकार की अनुसूची की प्राप्ति की संभावना है,
इसका वो पूर्ण ज्ञान दे दिया जाता है। अंत में उन्हें अध्ययन क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। मेहनती कार्यकर्ताओं को ही इसमें रखा जाता है। सामग्री संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें अध्ययन क्षेत्र में सामग्री संकलन के लिए भेज दिया जाता है। ये कार्यकर्ता उत्तरदाता से साक्षात्कार करके अनुसूची को भरने का कार्य करते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उत्तरदाता से संपर्क, कॉन्टैक्टिंग द रेस्पोंडेंट। साक्षात्कार की सफलता उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करने की प्रकृति पर निर्भर होती है। यदि आरंभ में ही उत्तरदाता के मन में कोई प्रतिकूल भावना पनप जाती है तो अनुसंधानकर्ता को सूचना प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अतः प्रथम संपर्क में सूचनादाताओं से कुशलता से व्यवहार करना चाहिए, जिससे उत्तरदाता उसके प्रश्नों के उत्तर प्रसन्नतापूर्वक दे सकें। अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार व अनुसूची भरने में समय इस प्रकार का हो कि उत्तरदाता थका हुआ न हो। इस प्रकार उत्तरदाता से सहयोग प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार को व्यवहार कुशल, नम्रता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ संपर्क करना चाहिए। साक्षात्कार, सूचनादाता से संपर्क स्थापित कर लेने के पश्चात साक्षात्कार का कार्य प्रारंभ होता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को निरंतर प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, बल्कि बीच बीच में अन्य बातें करके उनकी रुचि को जागृत रखना चाहिए। बीच बीच में मनोरंजन बातें साक्षात्कार को बोझ बनने से रोकती हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता को बहुत सावधानी और कुशलता से सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। सूचना प्राप्ति, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता को अधोपांत सचेत रखा जाना चाहिए, जिससे सही तथ्यों का संकलन किया जा सके। उदाहरण के लिए उत्तरदाता से प्रश्नों को पूछते समय यदि ऐसा आभास हो कि वह थक गया है, प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाह रहा है अथवा साक्षात्कारकर्ता को टाल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्य बंद कर देना चाहिए और कोई ऐसा समय तय कर लेना चाहिए जब उत्तरदाता प्रसन्न, चिंता रहित तो थका हुआ न हो। प्रश्नों के बीच बीच में व्याख्या करके स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की संदेह की स्थिति न बनी रहे। अनुसूचियों की जांच, चेकिंग ऑफ शेड्यूल्स। जब किसी बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान का कार्य किया जाता है तो कार्यकर्ता अपनी अपनी अनुसूची को भरकर अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। तब उनकी विधिवत जांच करना आवश्यक हो जाता है। जांच के लिए कुछ अनुसूचियां निर्देशन के रूप में छांट ली जाती हैं और अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर भरी हुई अनुसूचियों की जांच करता है। यदि जांच के दौरान संकलित तथ्य अत्यधिक भिन्नता लिए हुए होते हैं तो संपूर्ण सूचना को रद्द कर दिया जाता है और पुनः सूचना एकत्रीकरण की व्यवस्था की जाती है। किंतु यदि थोड़ा बहुत ही अंतर दिखाई देता है तो समय परिवर्तन के कारण उस अंतर को मानकर उसे स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन पुनः जांच में अधिक विलंब न हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में अनुसंधानकर्ता का साक्षात्कारदाता के पास जाना भी अच्छा होता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से होता रहता है। अनुसूची का संपादन, एडिटिंग ऑफ शेड्यूल। अनुसूचियों की जांच के उपरांत उनका संपादन किया जाता है। संपादन कार्य में निम्नलिखित प्रक्रियाएं करनी होती हैं। अनुसूचियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल। अनुसूचियों का वर्गीकरण, भरी हुई अनुसूचियाँ वापस आने पर व्यवस्थित ढंग से लगा ली जाती हैं। अनुसूचियों को व्यवस्थित करने के लिए उनका वर्गीकरण करना होता है। प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा भरी गई सूचियों को अलग अलग फाइल में व्यवस्थित ढंग से लगा दिया जाता है। फाइलों पर नाम की चिट लगा दी जाती है, जिस पर उत्तरदाता की संख्या, स्थान, क्षेत्र आदि सब अंकित होते हैं। प्रविष्टियों की जाँच, चेकिंग ऑफ एंट्रीज। इसमें यह देखना होता है कि प्रश्नों के उत्तरों के खाने सही भरे हैं या नहीं, कोई खाना रिक्त तो नहीं रह गया है अथवा उसमें गलत स्थान पर तो सूचना नहीं भर दी गई है। इन त्रुटियों का सुधार करना होता है। यदि अपने स्तर पर जांच नहीं हो सकती तो उसे अध्ययनकर्ता को उत्तरदाता से मिलकर वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करना होता है। साथ ही यदि
अनुसूची स्पष्ट भरी हुई नहीं होती है तो उसे दोबारा भरना होता है। लिखावट की खराबी होने पर किसी अन्य से भरवाया जा सकता है। संकेतन कोडिंग सारणीयन कार्य को सरल बनाने के लिए संपादक को संकेतन अर्थात कोड नंबर डालने का कार्य करना होता है। इसके लिए समस्त उत्तरों को निश्चित वर्गों में वर्गीकृत करके वर्ग का नंबर उत्तर के स्थान पर डाल दिया जाता है। अनुसूची की उपयोगिता। अनुसूची की उपयोगिताएं अनेक हैं। प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती हैं अनुसूची के माध्यम से। प्रश्नों के वास्तविक उत्तर प्राप्त होते हैं। तीसरा है अनुसूची में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है जिससे कई संदेह खत्म हो जाते हैं। अवलोकन की सुविधा, इसमें अनुसंधानकर्ता घटना का या उत्तरदाता का अवलोकन ठीक ढंग से कर लेता है, घटनाओं को अपनी आंखों से देख लेता है। तथ्यों के आलेखन में एकरूपता, इसमें तथ्यों का जो आलेखन होता है उसमें एक रूपता पाई जाती है। निरीक्षण शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन ऑब्जर्वेशन पावर, अनुसूची के प्रयोग द्वारा अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है क्योंकि उसे एक ही प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न व्यक्तियों से पूछना तथा उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न उत्तरों को लिखना होता है। इस कारण अध्ययन विषय के संबंध में उसकी सूझ बढ़ती जाती है और निरीक्षण शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है। शोधकर्ता के निरीक्षण शक्ति में वृद्धि। शोधकर्ता के अगला है नेक्स्ट, शोधकर्ता के व्यक्तित्व का लाभ, एडवांटेज ऑफ रिसर्च पर्सनालिटी। अनुसूची की प्रवृत्ति में अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का वातावरण उपस्थित कर देता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरदाता साक्षात्कारदाता को किसी भी प्रकार की वास्तविकता को छिपाना कठिन हो जाता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता पर अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव डाल सकता है। वह ऐसी गोपनीय बातें भी उत्तरदाता से पूछ लेता है जो अन्य किसी प्रविधि से नहीं स्पष्ट हो सकती। यह इस विधि की उपयोगिता है। अधिकतम प्रत्युत्तर, मैक्सिमम रेस्पॉन्स। अनुसूची का एक लाभ यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तर किसी अन्य प्रविधि की तुलना में अधिक होते हैं। अध्ययनकर्ता जब उत्तरदाता के समक्ष स्वयं उपस्थित रहकर प्रश्न पूछता है तो वह सूचनाएं देने के लिए समय निकाल ही लेता है। इसमें अध्ययनकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव भी कारण हो सकता है, लेकिन यह सत्य है कि इस प्रवृत्ति के माध्यम से लोगों से प्राप्त होने वाले उत्तरों का प्रतिशत अधिक होता है। अध्ययन में नमनीयता, एडोराबिलिटी इन स्टडी। यद्यपि अनुसूची में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं किंतु उनमें नमनीयता अथवा लोच का गुण पाया जाता है। अर्थात यदि अध्ययनकर्ता प्रश्न पूछते समय यह अनुभव करता है कि प्रश्न में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है अथवा किसी अन्य प्रश्न को जोड़ने अथवा निकालने की आवश्यकता है तो वह ऐसा कर सकता है। इसी कारण अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलन श्रेष्ठतम होता है। स्पष्टीकरण संभव, क्लैरिफिकेशन इज पॉसिबल। कभी कभी कोई प्रश्न इस प्रकार की संरचना का होता है कि उत्तरदाता उसका अर्थ नहीं समझ पाते, इसलिए उत्तर देने में कठिनाई होती है। अनुसूची के प्रयोग की ये विशेषता है कि उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण ऐसे अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या अध्ययनकर्ता द्वारा संभव हो जाती है। प्रतिचयन संबंधी दोषों ज्ञान को, नॉलेज ऑफ सैंपल एरर। अध्ययन करते समय प्राय विषय संबंधित व्यक्तियों की संख्या कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि सभी से सूचनाएं प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में समग्र में से कुछ प्रतिनिधि व्यक्तियों का चयन करके अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अनुसूची प्रविधि के द्वारा ये ज्ञात करना सरल होता है कि निर्देशन सही व उपयुक्त हुआ है अथवा नहीं। ये इस प्रविधि की विशेषता है। अनुसूची में मानवीय तथ्य आदोपांत छाया हुआ रहता है। इसके कारण सूचना संकलन की प्रक्रिया अधिक सरल, रोचक और आकर्षक हो जाती है। अनुसंधानकर्ता व साक्षात्कारकर्ता के अतिरिक्त आने से परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया वास्तविक अनुसंधान को एक मानवीय अनुसंधान बनाने में सहायक होती है। तो ये अनुसंधान की एक उपयोगिता रही।
अब इसकी हम अनुसूची की कुछ सीमाएं हैं, कुछ इसके अवगुण हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुसूची की सीमाएं। सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनका सभी उत्तरदाता एक समान अर्थ समझें तथा उनका सही रूप में उत्तर दें, सार्वभौमिक प्रश्न कहलाते हैं। प्राय ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना सरल कार्य नहीं। सभी उत्तरदाताओं की शैक्षणिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान नहीं होती, इसलिए सभी से एक सी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। अतः सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्याएं उत्पन्न होती है। सीमित क्षेत्र, लिमिटेड एरिया। अनुसूची लिमिटेड एरिया के लिए उपयोगी है। अत्यधिक महंगी, संपर्क की समस्या, मिथ्या झुकाव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ एल्स कन्क्लिनेशन, मिथ्या झुकाव की संभावना, जोखिम प्रवृत्ति, रिस्की टेक्निक। साक्षात्कार करते समय अनेक बार इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे ये विधि बड़ी जोखिम भरी जान पड़ती है। उदाहरण के लिए जनजातियों की संस्कृति, धार्मिक संस्थाओं तथा चुनाव संबंधी मनोवृत्तियों के अध्ययन में कभी कभी सूचनादाता प्रश्नों का अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समझ लेता है और उनके उत्तर देते समय अपनी असमर्थता प्रकट करता है अथवा उनका विरोध करता है, जिससे कभी कभी विद्रोह का वातावरण उपस्थित हो जाता है। ये इस विधि का अवगुण है। संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। अध्ययनकर्ता की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, उनकी भूमिकाएं विभिन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, इसके लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है तथा कार्यकर्ताओं के निरीक्षण व अनुसूची की जांच के लिए भी एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसे संगठन का संचालन कुशलता से नहीं किया जाए तो अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सही निष्कर्ष प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अतः इतने बड़े संगठन की व्यवस्था करना कठिन कार्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद विद्यार्थी।